पे तुरंत ही इस ट्रेन की व्यवस्था करें। मुल्क भर में कोरोना का कहर है, लेकिन महाराष्ट्र मुल्क की तमाम रियासतों में सर-ए-फहरिस्त है। महाराष्ट्र में कोरोना की मजबूरी तादाद 37,000 के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2127 मरीज सामने आए हैं। 76 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। मरने वालों की मजबूरी तादाद 1325 तक जा पहुंची है। सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 22,746 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। मुंबई में 800 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। पूरी रियासत में 9,639 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। और नाज़रीन, चूँकि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर झेल रहा है, इसीलिए लगातार महाराष्ट्र के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान रईस शेख साहब जुड़ चुके हैं, जो कि MLA हैं समाजवादी पार्टी से। भिवंडी से इनका ताल्लुक़ है, तो हम ख़ास तौर से भिवंडी के ताल्लुक़ से ही रईस शेख जी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, लेकिन ये शायद इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत भी है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, कोरोना की मार भिवंडी भी सबसे ज़्यादा झेल रहा है। अब चूँकि लॉकडाउन 4 में बहुत सारी राहत दी जा रही है, ज़िंदगी को पटरी पर लाया जा रहा है, भिवंडी के लिए क्या कुछ ख़ास? देखिए, सबसे पहले तो भिवंडी शहर ने कोरोना में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे यहाँ पे 42 केसेस हैं, जिसमें से 20 लोग करीब ठीक होकर भी चले गए। हमारे यहाँ पे एक ही डेथ है, वो भी कोमॉर्बिड है, यानी कि उनको पहले से बीमारी थी। भिवंडी शहर को पहले से सील किया गया था। भिवंडी शहर की आवाम ने बहुत अच्छी समझदारी का सबूत देते हुए 2 महीने तक अपने आप पे काबू रखा। अब जो जरूरत है भिवंडी को, हमें जो मार पड़ी है वो इकोनॉमिक मार पड़ी है, बिल्कुल कारोबारी तरीके से मार पड़ी। भिवंडी शहर पावरलूम का शहर है, भिवंडी शहर मोती उद्योग का शहर है। भिवंडी शहर के अंदर लगभग 7 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे थे शहर और एतराफ में। अब ये वर्कर्स को 2 महीने तक खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, भिवंडी के गरीब आवाम का ख्याल रखना, मुझे लगता है कि भिवंडी शहर के तमाम NGOs ने इतना बेहतरीन काम किया और इनको कोई ऐसी तकलीफ होने नहीं दी। खाना बराबर देते रहे, काफी इनको संभाला सबने। लेकिन एक वक्त आया जब जो बांध होता है सब्र का, वो टूटा। ठीक। लेबरर्स जो है बहुत परेशान हुए और वो पैदल निकल गए। हमने काफी कोशिश की रोकने की, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। उनको खाना नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें अपने घर जाना था। इसकी 2 एस्पेक्ट, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया, रास्तों पे लोग चलने लगे, हमको उनको संभालना पड़ा। दूसरा था कि जो करीब 5 से 6 लाख लूम है भिवंडी के अंदर, वो अब वहां पर काम करने वाले लोग नहीं बचे। बड़ी मुश्किल से 20 से 30% लोगों को हमने रोक के रखा है, फैमिलीज जिनकी यहाँ पर है। अब हम गुहार लगा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार से कि हमें पावर लूम शुरू करने की परमिशन दीजिए। केंद्र सरकार ने जो एक तरह का कानून बनाया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, हमें भिवंडी शहर को पूरे एतराफ में थाना शहर से जोड़ा जाता है। थाना शहर में काफी ज्यादा केसेस है, इसलिए थाना की पूरी डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन किया गया है। लेकिन भिवंडी शहर को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करके उनके रेशियो के हिसाब से हमको ऑरेंज जोन में रखते हुए पावर लूम को शुरू करना, ये हमारी मांग है। लगातार हम सरकार से बात कर रहे हैं। आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तब भी मुझे सेक्रेटरीज के फोन आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस वक्त को इस पे निर्णय हो जाएगा। जी, और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कामगारों की, छोटे उद्योगों की, तो सबसे पहले ज़रूरत इसी बात की है कि किसी तरह से ज़िंदगी को पटरी पर दोबारा लाया जाए। और क्या कुछ खास वहाँ पर किया जाएगा? नहीं, पावर लूम शुरू होता है तो कारोबार शुरू होगा, कारोबार शुरू होगा तो भिवंडी शहर की जो लाइफलाइन है पावर लूम, उसकी वजह से रोजी रोटी शुरू होगी। दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि पावर लूम को पहले से ही हम पावर लूम के उद्योग के अंदर हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। पावर का हमारे पास इम्पैक्ट है, पावर को प्राइवेटाइज किया गया था पिछले चंद सालों में, उसका इम्पैक्ट है। तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या है। हम टैक्सेस भरते हैं, हमने हमेशा सरकार के खजाने को भराने का काम किया, लेकिन पावर लूम इंडस्ट्री को कुछ मिला नहीं।
आज जब हम मुसीबत में हैं तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारा 3 महीने का पावर बिल तो माफ कीजिए। बिल्कुल। और हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। बिल्कुल। हमें जो पावर बिल आ रहे हैं, कारखाने बंद है फिर भी हमको बिल भेजे जा रहे हैं। तो एक वो है, और दूसरी जो है कि सरकार को किसी तरह से सॉफ्ट लोन देने चाहिए, क्योंकि अभी कैपिटल खत्म हो गया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लोगों के पास नहीं है। तो ये 2 चीजें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। जी, और जिस तरह से आपने मज़दूरों की बात खुद ही की है, मज़दूर जो वहाँ से निकले हैं और बिल्कुल जाहिर सी बात है हालात इस तरह से बन गए थे। अब जब दोबारा पावर लूम को शुरू किया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका भी क्राइसिस देखने में आएगा। उससे निपटने के लिए क्या कुछ खास तैयारियां? नहीं, मैंने पहले ही दिन से, जब से कोरोना की क्राइसिस शुरू हुई और मजदूरों का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो मैंने जितने भी पावर लूम के ओनर्स थे सबसे बात की कि मजदूर हमको देखेगा कि इस क्राइसिस में हम कैसे उनका ख्याल करते हैं। अगर हम उनका अच्छा ख्याल करते हैं तो जरूर मजदूर वापस भिवंडी शहर में आएगा जी। मैं आपको बता दूं कि भिवंडी ने मजदूरों का ख्याल किया। महाराष्ट्र की पहली ट्रेन भी गई तो भिवंडी से गई। बिल्कुल। आज भी सारे वॉलंटियर्स काम करके मजदूरों को सेफ जर्नी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो भी तकलीफ आई है मजदूरों को सरकार की तरफ से आई है, न भाड़ा उनको दिया गया वक्त पे, और जब वो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं तो बहुत बुरी हालत है। यूपी की बॉर्डर में उनको सताया जा रहा है, बंधुआ मजदूरों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से जो हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग वापस आएंगे। भिवंडी शहर का इतिहास 300 साल पुराना है। लोग जानते हैं कि यहाँ पे लोग कारोबार करना जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्राइसिस को हम लोग पलट देंगे। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उम्मीद है और ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। रईस शेख साहब, आपने जो है डिजिटल क्लासरूम के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया है, और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो वक्त है सबसे अहम इसकी ज़रूरत अभी डिजिटलाइजेशन ही हो गई है। जो बच्चे हैं जो घरों में बंद होकर रह गए हैं, उनकी पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आगे मज़ीद किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, मैं तो 2012 से डिजिटल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ और वर्चुअल क्लासरूम्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छे टीचर्स हर जगह नहीं होते, अच्छा सिलेबस हर जगह नहीं होता, तो अच्छी चीजें बच्चों तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। तब जरूरत अलग थी, अब तो ये हो गया कि ये इस तरह से बन गया है कि ये हमारी पूरी तरह से जरूरत बन गया। डिपेंड हम डिजिटल पे ही होंगे। आज हम और आप बात कर रहे हैं, एक जमाना था तो हम लोग अलग माध्यम से बात करते थे, लेकिन आज स्काइप के थ्रू और दूसरे माध्यम से बात कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो, इमीडिएटली किसी न किसी बड़ी संस्था से टाई अप करके हमारे सारे टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू करना है। हमको एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना है, विद इन एजुकेशन हमको डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करना है। मेरा एक टारगेट रहेगा कि आने वाले 2 सालों में हर क्लासरूम भिवंडी शहर के अंदर डिजिटल हो जाए और हमारा एजुकेशन वर्चुअल हो जाए, जिसके लिए मैंने प्रपोजल भी रखा है कि हम एक स्टूडियो बनाएंगे जहां से टीचर्स सबको पढ़ा सके। एम्बिशंस तो बहुत है, फंड कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि CSR की मदद से भिवंडी की तरफ बड़े CSR का तवज्जो अब है, उनकी मदद से ये टारगेट हम पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत खुशाइंद बात है ये, और सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत भी इसी बात की है कि हम जितना हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी लोगों को मॉरल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना लंबा अरसा जो है उन्होंने ज़िंदगी का एक अलग रुख देखा है, अब ज़िंदगी उनके सामने अलग रुख में आ गई है। तो फिर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए किस तरह से लोगों की जो जहन है उनकी जहन साजी की जाएगी जिंदगी के लिए? कल रात में मैं भिवंडी शहर में था और मैं बिजनेसमैन लोगों से मिल रहा था। मैंने कहा कि कोरोना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मोती उद्योग भी है, हमारे यहाँ कपड़ा बनता है। जी जी। भिवंडी में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कपड़ा बनता है और मोती बनता है। हम लोग कहीं ना कहीं दब गए थे चाइनीज सप्लाई की वजह से। बिल्कुल। आज जिस तरह का वातावरण है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने जो बात की है सेल्फ रिलायंस कि एक नई अपॉर्चुनिटीज भिवंडी के लिए ओपन करेगा, और भिवंडी शहर इस क्राइसिस के बाद दुगना तिगना तरक्की करेगा। इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात में कैसे हम अपने आप को आगे लाएं। मेहनत का शहर है, लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पर पावर लूम मोती उद्योग चलाते हैं, लेबर घर के हर व्यक्ति काम करता है। तो मुझे लगता है भिवंडी को इससे बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होगा। उद्योग जब खुलेगा, भिवंडी शहर
हिंदुस्तान की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करेगा। हम इंडस्ट्रीज से भी बात कर रहे हैं कि अगर किसी को उद्योग लगाना है तो भिवंडी उसके लिए आइडियल है। हम मुंबई शहर से 40 किलोमीटर दूर है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास हिम्मत है। मुझे उम्मीद है कि अगली बारी जब 1 साल बाद कभी आपसे बात होगी तो भिवंडी शहर तरक्की और करेगा। ये प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक अहम मसला है कि आगे किस तरह से भिवंडी शहर को एक नई शक्ल दी जाए, उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मैं इमीडिएटली एक चेंबर ऑफ कॉमर्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारे बिजनेसमैन एक फोरम पे आ जाए। बहुत सारे लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रखे हैं और भिवंडी शहर बहुत ज्यादा महंगा इमारतें वाला शहर नहीं, बहुत कम पैसे में डेवलपर्स यहाँ काम करते हैं। तो उनको किस तरह की सहूलत सरकार से हम दिला सके, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि फिर से इस इंडस्ट्री को खड़ा करना देश में, भिवंडी में भी। लेकिन सरकार की मदद के बगैर ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से जो भी हमारा तजुर्बा रहा है इस इंडस्ट्री के साथ काम करने का, सही सहूलतें लाके इनको अपने पैर पे खड़े करना, ये टारगेट हमारा है। हम ऑलरेडी इंडस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं। जी। और रईस शेख साहब, एक और चीज़ हमने देखी कि कोरोना को लेकर चाहे वो सेंटर हो, मरकज़ की सरकार हो या फिर वो रियासती सरकार हो, दोनों आपस में मिलकर ही काम कर रही हैं और तभी जो है वो इस लड़ाई को जीता भी जा सकता है। आपको कहाँ पर कुछ कमी नज़र आती है, क्या और किया जाना बाकी है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो इस वक्त पैसा बना रहे हैं, वो लोगों के खून के ऊपर पैसा बना रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल उस तरह से 100% काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य की सरकार को बहुत सख्ती से इसको डील करना पड़ेगा। केंद्र की सरकार का जब तक सवाल है तो एडवाइस तो बहुत आती है मोदी सरकार से, आप सब जानते हैं कि बोलने में कितनी आगे है ये सरकार, पर कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं आते। अभी तक रैपिड टेस्टिंग चालू नहीं हुई, अभी तक हम लोग उस मास स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए था। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार की पॉलिसीज की वजह से लॉकडाउन पीरियड का जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था, लॉकडाउन का मतलब है आप अपने अस्पतालों को और सक्षम कीजिए, आप टेस्टिंग ज्यादा कीजिए, आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा कीजिए, आप क्वारंटाइन ज्यादा बनाइए। लेकिन ये सब फ्रंट्स पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करने में बिल्कुल विफल रही है। उल्टा ये हुआ है कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार के साथ न्याय करेगी, उनको वो सहूलतें देगी जो बीजेपी की सरकार को दे रही। तो ये कमियां तो डेफिनेटली है, फिर भी सब लोग मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे है, जमीन के लोग हैं। हम चाहते हैं कि तब्दीली लास्ट आदमी तक पहुंचे, इसलिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और रईस शेख जी, जिस तरह से आपने कहा कि सब लोग को मिल के काम करना चाहिए, ये एक ऐसा वक्त है जो तमाम जो तंजीमें हैं, NGOs हैं या जो लोग फर्दन भी काम कर रहे हैं, अब सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस पूरे समाज के लिए काम करना है। देखिए, मैं समझता हूँ हीरो जो इस पूरे कोरोना पीरियड में है तो वो NGOs हैं, क्योंकि मैंने देखा कि छोटी छोटी तंजीमें, मोहल्ले के बच्चे जो अपने पैसे जमा करते हैं कि हम लोग रमजान में कुछ करेंगे या हम मुहर्रम में करेंगे, वो पैसों को लेकर 1 देग खाना बनाना, 4 देग खाना बनाना या किसी के लिए कोई राशन लेना। मैंने बच्चों को देखा कि अपनी गाड़ियां लेके छोटे छोटे पानी के पैकेट्स लेके लोगों को दे रहे थे। मैं समझता हूँ कि आम हिंदुस्तानी और आम भिवंडीकर जो है इस पूरे एपिसोड का हीरो है। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं और देखे भी है कि जहाँ पे पूरा देश एक परिवार की तरह लग रहा था। भिवंडी में ऐसे भी बच्चे जो चलकर हाईवे पे आकर मजदूरों को खाना खिला रहे थे। तो वो बहुत ही मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कि अपने पाँव के चप्पल में किसी को दे दूं कि वो अपने घर पहुंच जाए। तो मैंने बहुत देखा है कि हमारे लोगों ने अपने घर के अंदर न देख करके घर में क्या है दूसरों का पेट भरा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और मुझे लगता है कि ये देश को और मजबूत करेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा है। और हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिनों में ईद भी आने वाली है और जुमेतुल विदा भी आने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ खास अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, तमन्नाएं तो बहुत है। हमारे बुजुर्ग मुझे फोन करते रहते हैं कि
हम लोग ने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि जो मैं तो लोग ये अलविदा जुमा नहीं पढ़ा या ईद की नमाज नहीं पढ़ी। बड़ा दिल दुखता है इस बात को सोच के कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इस वक्त जो है सभी मजहबों ने कुर्बानी दी है और उलमा इकराम ने जिस तरह से कहा है कि हम लोगों को असेंबल नहीं होना है, जो इबादत करना है घर पे करना है, तो बड़ी दिक्कत होती है खासतौर से बुजुर्गों को समझाने के लिए कि जो लोग अपनी जिंदगी जो है हर कोई नमाज नहीं जिनकी कज़ा हुई होगी जी जी, तो जी बात मुश्किल है, लेकिन अल्लाह मुझे लगता है कि सब देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल करेगा। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि उलमाए कराम को सुन के, सरकार को सुन के अपने घर में रहे और इबादत करे और अल्लाह से मांगे कि ताकि ये जो मुसीबत आई है वो हमारे सर से हट जाए। और ईद मनाने के ताल्लुक से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईद बड़ी सादगी से मनाई है। मैंने अपने घर के लिए सोचा भी नहीं कि मैं नए कपड़े लूंगा या कोई नई हम लोग चीज करेंगे। ईद हम लोग सर झुकाकर अल्लाह से माफी मांगकर मतलब मनाए, दूसरों के और मदद करें, दूसरों के और काम आए। मैं सबसे अपील करूंगा कि बड़ी सादगी से ईद मनाएं ताकि जो हमारे पड़ोस में या हमारे आसपास कोई ऐसा शख्स हो कि जो ईद नहीं मना सकता हो, उसको महसूस ना हो। हर मुसलमान ईद एक जैसी मनाए, अपने मतलब कभी किसी को महसूस होने मत दीजिए कि उसके घर ईद नहीं बन सकती है। हम सब एक जैसे दिखें और बड़ी सादगी से ईद मनाएं। जी, और ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे इस चैनल के ज़रिए जो लोग वहाँ से चले गए हैं, जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले लोग चले गए हैं, क्योंकि वक्त अभी ऐसा है, उनके लिए आप क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो फिर से वापस आ सकें और फिर से भिवंडी में जो कारोबार है, जो मईशत है, वो जगमगा सके? तो उन भाइयों बहनों को कहूँगा कि आपने दुनिया में सबसे ज्यादा जो तकलीफ हो सकती है वो सह ली। कई 100 किलोमीटर आप चल के गए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल में क्या गुजरी होगी, क्या ऐसी बात होगी कि जो आपको इतना मजबूर कर चुकी थी कि आप चलकर अपने घर इतनी दूर गए। लेकिन भिवंडी शहर आपका शहर है, भिवंडी शहर आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप आइए, हमारे कारोबार में हमारा हाथ बटाइए ताकि जो आपके गांव में, आपके शहर में आपको रोजगार नहीं मिलता वो यहाँ पर मिले। भिवंडी हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। हमने कोशिश की कि हम आपका ख्याल कर सके, लेकिन हाँ, आपके दिल में जो दुख था, अपने घर जाने की जो जरूरत थी वो हम पूरा नहीं कर पाए। आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि भिवंडी में आइए। भिवंडी कारोबार का शहर है, मजदूरों का शहर है। कभी भी कोई भी ऐसी मुसीबत आप पे आएगी तो भिवंडी कर आपके साथ खड़े रहेंगे, यही मैं कहूँगा। और भिवंडी के अवाम के लिए क्या कुछ मैसेज? भिवंडी की आवाम के लिए कि बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ताकत के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये आखिरी दिन है। कहते हैं ना कि पूरी मैच खेलने के बाद आखिरी ओवर में आप मतलब थक मत जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए। हमको ये आखिरी जो दिन है इसमें और ज्यादा चौकन्ना रहना है। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत ऐसे शहरों से लोग आएंगे जहाँ पे कोरोना था, लेकिन आप सलाम कीजिए, हाथ मत मिलाइए, आप मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है हमको। मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन के बाद फिर एक बार मुसीबत हम पे आए कि दूसरे शहरों से कोरोना हमारे पास आया। यही मैं कहूंगा, और ईद बहुत सादगी से भिवंडी को मनानी है। जी, रईस शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू से इस तमाम ख़ास बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के MLA भिवंडी के